हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजीत मिश्रा समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। घटना चक्र का एक सार्थक प्रयास आपके सिलेक्शन के लिए। इसी क्रम में आज हम लोग का प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहा है और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन है। हम लोग कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि एक आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो लेके हम लोग हाजिर हुए हैं। तो आज चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं इसी के साथ। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, फिर उसके बाद सॉल्यूशन मैं आपको बता ही रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन अपना मार्क कर सकते हैं और फिर मेरे आंसर से टैली कर सकते हैं। आपको आंसर जानना महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ ये भी जानना है कि ये आंसर अगर है तो क्यों है। तो चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, रेडियम इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल इन द वर्ल्ड। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं इसे बोला जाता है स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। स्पॉटिंग एरर का मतलब है सेंटेंस के कई पार्ट्स को हमने क्या कर दिया, अलग अलग खंडों में डिवाइड कर दिया। जैसे ये हो गया आपका पार्ट ए, ठीक है ना, ये हो गया पार्ट बी, ये हो गया पार्ट सी, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और आपसे कहा गया कि सेंटेंस के जिस पार्ट में एरर है वही पार्ट आपका आंसर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, सेंटेंस इज टोटली फ्री फ्रॉम एरर, तो आपको जिस ऑप्शन में लिखा है नो एरर वही आंसर होना चाहिए। तो ये हो गया क्वेश्चन का नेचर। अब देखा जाए तो गलती ग्रामेटिकल एरर किस में है एरर पार्ट ए में। क्या गलती है, यहाँ पे मेटल की जगह क्या होना चाहिए, मेटल्स होना चाहिए। क्यों? आप एक रूल समझ लो और जान लो कि वन ऑफ एक ऐसा फ्रेज है जिसे अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके बाद आने वाला कोई भी नाउन प्लूरल में यूज होना चाहिए। किस में होना चाहिए? प्लूरल में यूज। जैसे अगर आपको कहना हो मेरा एक दोस्त, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं बोलूँगा। अगर मुझे बोलना हो कि मेरी एक किताब, तो मुझे बोलना है वन ऑफ माई बुक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन ऑफ तो दिया है, लेकिन इसके बाद इसने क्या कर दिया, मेटल लिख दिया, ठीक है ना। और होना क्या चाहिए था, मेटल्स। तो आप एक रूल याद रखिएगा हमेशा कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा हम उसे प्लूरल में यूज करेंगे। तो इसमें गलती कहाँ है, पार्ट ए में इसने सिंगुलर में ही इस चीज़ को रखा है। ये देखो मेटल ही लिखा है क्वेश्चन में, तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें एरर है। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। सेकंड क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। कह रहा है कि गिवन ईडियम का मीनिंग बताओ। मुहावरा, ये मुहावरा आपको दे दिया गया है और इस मुहावरे को आपको मीनिंग बताना है। देखो होता क्या है, अगर मुहावरे को हम सेंटेंस में इस्तेमाल कर दें तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो 50% कम हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर मुहावरे को यूं ही दे के सीधे पूछ लिया जाए तो ऐसे में अगर आपने उसको समझा है या पहले याद किया है तब तो काम करेगा, और नहीं अगर आपने ऐसे कि याद किया है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। जैसे अब यहाँ पे सीधे सीधे आपको प्रॉवर्ब दे के, इडियम दे के आपसे पूछ लिया कि ये क्या है, तो आप गौर करेंगे यहाँ पे लिखा है फार एंड वाइड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते दूर दूर तक, चारों तरफ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फार माने दूर, वाइड माने बहुत बड़ा एरिया जो कवर करता है उसको हम बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि भैया उनकी ख्याति चौतरफा फैली है, सब जगह फैली है, ठीक है ना। तो आप इंग्लिश में आप इस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं, फ्रॉम फार एंड वाइड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक बार फिर से आपके सामने क्या दिया हुआ है, इडियम दिया हुआ है। ये इडियम आपको दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि लो इस इडियम का मतलब बताइए। अलाइव एंड किकिंग, 4 ऑप्शन है, हेल्दी एंड डूइंग वेल,
मनी अर्नड इन रिटर्न फॉर लिटिल वर्क, स्ट्रिक्ट एंड नॉन फ्लेक्सिबल, स्टाउट एंड चबी। देखो बेटा एक बात जान लो, फिर कहता हूं, इडियम को अगर आपने याद किया है, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो उसे सेंटेंस में इस्तेमाल करके आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अगर सेंटेंस में इस्तेमाल करके ऑप्शन दिया जाता है तो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, आपकी प्रॉब्लम 50% कम होगी। लेकिन अगर ये दिया हुआ है इस तरह से, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप थोड़ा सा दिक्कत में आ सकते हो। लेकिन थोड़ा सा आप अगर कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप सेंटेंस बना सकते हो। देखो अलाइव, किकिंग, अब यहां पे कह रहा है कि इन दोनों का पहला ऑप्शन का अर्थ है हेल्दी एंड डूइंग वेल, मतलब ठीक ठाक हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, अच्छा कर रहे हैं। मनी अर्न इन रिटर्न फॉर लिटिल वर्क, मतलब लिटिल वर्क बोल रहा है तो मतलब बहुत कम या न के बराबर काम के लिए भी उसे पैसे मिल रहे हैं। स्ट्रिक्ट एंड नॉन फ्लेक्सिबल, इसका मतलब होता है सख्त और जटिल, ठीक है ना, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, रिजिड। स्टाउट, मजबूत एंड चबी, चबी का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो थोड़े से मोटे दुलदुले चेहरे के, गोल मटोल चेहरे के होते हैं, उन्हें बोला जाता है चबी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अलाइव एंड किकिंग, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, हेल्दी एंड डूइंग वेल, ठीक है ना। अगर आपसे पूछता है कोई हाउ आर यू, तो आप कह सकते हैं आई एम अलाइव एंड किकिंग, ठीक है ना। आप इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। एक बार फिर से क्वेश्चन आपके सामने स्पॉटिंग एरर का, इसको आप पढ़िए और बताइए कि एरर कहाँ है। आइए देखते हैं। आई थॉट द एक्ट्रेस टू बी शी बट आई वॉज नॉट श्योर। अगर देखा जाए तो इसमें गलती है यहाँ पे, इस हिस्से में, यहाँ शी की जगह होना चाहिए हर। क्यों होना चाहिए बेटा? क्योंकि ये टू बी, ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, हाँ, इन्फिनेटिव बोला जाता है। और इसके बाद आने वाला कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। किस केस में होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? जैसे मी, अस, यू, हिम, देम, हर, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव केस की डिमांड करेगा और ये गलती यहाँ है, तो ये जिस पार्ट में होगा वही पार्ट आंसर है, यानी ए वाले पार्ट में गलती है। यहाँ शी की जगह क्या होना चाहिए था बेटा? हर होना चाहिए। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर आप देखिए यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है और ये खाली स्थान यानी ब्लैंक दिया हुआ है और आपको क्या करना है? इसे फिलअप करना है। देखो एक ट्रिक जान लो, कभी कभी हमें कौन सा शब्द चुनना है ये भी डिपेंड करता है कि खाली स्थान के पहले या बाद में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी आप देखिए यहाँ ब्लैंक के बाद टू लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ऐसा कोई शब्द मुझे लेना है जिसके बाद टू आए। एक तो ये आपका तर्क हो सकता है, या तो आपकी बहुत अच्छी मीनिंग को यूज करना आता हो, शब्द को रख कर उसका मीनिंग निकालना आता हो, तब तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। द डॉक्टर्स क्लिनिक इज डैश टू माई हाउस। कह रहा है कि डॉक्टर का जो क्लिनिक है वो मेरे घर के। अब घर के, अभी इतने पे अगर मैं रुक जाऊं तो आपके मुंह से निकल आएगा सर घर के पीछे, घर के बगल, है ना, घर के सामने, ऐसे ही तो निकलता है। घर के ऊपर तो बोलेंगे नहीं ना कि डॉक्टर का क्लिनिक मेरे घर के ऊपर है। अच्छा चलो मान भी लेते हैं, हो सकता है आपके घर के ऊपर अपार्टमेंट बना हो, लेकिन यहाँ पे घर के अब टू लगा हुआ है, अब टू लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक शब्द आया है एडजेसेंट। एडजेसेंट एक ऐसा वर्ड है जिसके जस्ट बाद टू आना चाहिए। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ, बगल में, ठीक है ना। तो डॉक्टर्स क्लिनिक इज एडजेसेंट टू माई हाउस, मेरे घर से सटा हुआ, बस मेरे घर के नेक्स्ट,
बगल में। किसका है? डॉक्टर का है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एडजेसेंट। और याद रखना बच्चे, एडजेसेंट हमेशा अपने बाद प्रेपोजिशन क्या फॉलो करता है? प्रेपोजिशन टू। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है ये, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। अब यहाँ देखिए एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं ऑपोजिट, ठीक है ना। इंग्लिश में इसके लिए दूसरा शब्द है, ऐसा शब्द जो ऑपोजिट नेचर का हो, जिसे हिंदी में हम विलोम कहते हैं। तो कह रहा है कि इस दिए गए शब्द का, अबंडेंट का क्या बताना है हमें? ऑपोजिट वर्ड बताना है, उल्टा शब्द बताना है। तो विपरीत शब्द क्या हो सकता है? देखिए स्पेशियस का मतलब होता है, पहले अबंडेंट का मतलब जान लीजिए। अबंडेंट का मतलब होता है प्लेंटी। अब आप कहेंगे सर ये प्लेंटी क्या हुआ? हमको यही नहीं मालूम है कि अबंडेंट तो ठीक है, मतलब आसमान से गिरे तो खजूर में लटक गए। लटको नहीं बेटा, कभी भी वर्ड मीनिंग तैयार किया करो ना, तो आप किसी वर्ड की केवल हिंदी भर मत जानिए, हिंदी के साथ साथ उसी शब्द के और कितने वर्ड्स सेम मीनिंग के हो सकते हैं ये भी अगर आप जानेंगे तभी आप बहुत जस्टिफाई कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में केवल हिंदी के शब्द रट के, अब जैसे इसका मतलब मैं आपको बता सकता हूं, अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर, बहुतायत में, अधिक संख्या में। जरूरत है आपको 10 की और पड़ा हुआ है 25, इसको बोलते हैं अबंडेंट, ठीक है। नीड से अधिक, तो अबंडेंट मतलब होता है प्लेंटी, बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, आवश्यकता से अधिक जो चीजें हैं। स्पेशियस का मतलब होता है जहां पे बहुत ज्यादा जगह हो, जैसे कहते हैं ना ये रूम बड़ा स्पेशियस है, मतलब इसमें काफी जगह है, ठीक है ना। डेवियस, डेवियस का मतलब होता है कंफ्यूजन, ऐसा चीज जो आप में कंफ्यूजन डाल दे, आप क्लियर नहीं हो उसको लेके, ठीक है ना, कंफ्यूज्ड हो। अब देखो यहां पे दिया है टाइमरस। टाइमरस का मतलब होता है जो भय आपके अंदर डाल दे, जो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो, आपके अंदर भयभीत करने वाली स्थिति ला दे, वो टाइमरस है, ठीक है ना। इनसफिशिएंट, अगर कोई चीज आपके पास बहुत मात्रा में है तो ये अपर्याप्त ही उसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, बहुत कायदे से देखा जाए, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रचुरता का अभाव, इनसफिशिएंट, अपर्याप्तता, ठीक है ना, अपर्याप्त, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिए, नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। कह रहा है कि शी हैज वन यंगर सिस्टर, डज शी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। देखो बेटा थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक टाइपिंग एरर ये हो गई है, कह रहा है कि अंडरलाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे हम गलती हो गई कि यहाँ पे अंडरलाइन करना भूल गए हमारे टाइपिस्ट महोदय, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को बोला जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन। एक सेंटेंस लिखा रहेगा, सेंटेंस के किसी हिस्से को या तो हाईलाइट कर दिया जाएगा ब्लैक या बोल्ड में, या तो उसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है ना। और आपसे कहा जा रहा है कि पूरे सेंटेंस में नहीं, केवल अंडरलाइन पार्ट में अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो आप नीचे दिए गए ऑप्शन से इम्प्रूव करें, यानी सुधारें। जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे माना जाएगा वही ऑप्शन, उसी में लिखी हुई बात यहाँ आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जैसे लिखा है वैसे ही सही है, तो जिस ऑप्शन में लिखा रहे नो इम्प्रूवमेंट या नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, वही आपका आंसर है। तो कह रहा है सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को हटाना और उसकी जगह दूसरा ला देना, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट जो सबसे सुटेबल हो, उचित हो, ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। अंडरलाइन सेगमेंट माने भाग को क्या करे, हटा दे,
इन द गिवन सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसको हटाने की जरूरत नहीं है, कह रहा है सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी बदलने की जरूरत नहीं है, तो देखा जाए ये इसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक्चुअली आपसे सहमति पाने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। लिखा है शी हैज़ वन यंगर सिस्टर, उसकी एक छोटी बहन भी है न, स्टाइल देखो बोलने का हिंदी में, उसकी एक छोटी बहन भी है न, ये जो न बोलते हैं यही है हमारा एक्चुअल में इंग्लिश में क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे जरा गौर करो, यहाँ पे हम लोगों ने मेन वर्ब इस्तेमाल कर दिया है हैज़, ठीक है ना। हैज़ का इस्तेमाल हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात है कि अगर कोई मेन वर्ब अलग से नहीं आया रहता है तो हेल्पिंग वर्ब बिकम्स मेन वर्ब। अब यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव है तो ये एक रूल जान लो, अगर सेंटेंस आपका पॉजिटिव होगा, यानी सेंटेंस आपका अगर पॉजिटिव होगा, तो याद रखना बच्चे क्वेश्चन टैग आपका हमेशा उसका उल्टा नेगेटिव बनेगा। यानी ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग इसका नेगेटिव बनना चाहिए, और क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यही ले लेंगे, इसी को हेल्पिंग वर्ब के रूप में ले लेंगे, और प्रोनाउन यही है और इसमें लगा देंगे नॉट, यानी हमारा अगर इसे सुधारा जाए तो इसकी जगह क्या आना चाहिए, हैज़न्ट शी, ठीक है ना। अब जरा देख लिया जाए हैज़न्ट शी किस में लिखा है, ए में नहीं, बी में नहीं, शी में नहीं, डी में लिखा है, तो डी हमारा क्या है, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपने समझ लिया होगा, कारण भी जान लिया होगा कि ये क्यों है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इस तरह से आपको दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि देखो भाई सेंटेंस के जिस हिस्से में एरर है, गलती है, ग्रामेटिकल एरर है, उसे आप करेक्ट करो। करेक्ट करो नहीं, आई एम सॉरी, इसको बस आइडेंटिफाई करो कि कहाँ गलती है। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये नरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। उसने उससे पूछा, शी आस्क्ड हर टीचर, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि जो क्वेश्चन के फॉर्मेट में सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनता है बेटा, उसमें कभी भी हम कंजंक्शन के रूप में दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। या तो हम लगाएंगे इफ या हम लगाएंगे वेदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बना हुआ है ध्यान से समझना, शी आस्क्ड हर टीचर। अब यहाँ पे देखो हमको चाहिए इफ, लेकिन इसने इफ के साथ कंजंक्शन लगा दिया है दैट, यही इसकी गलती है। तो ये दैट वाला पार्ट जिस हिस्से में होगा वही हिस्सा आपके का आंसर है। तो सी वाले में ये दैट बैठा है और यही गलती है, तो आपको केवल क्या करना है, गलती किस पार्ट में है यही बताना है। इसको बोलते हैं क्या, एरर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती यही है, होना क्या चाहिए था, केवल इफ। क्यों? क्योंकि नरेशन के कॉन्सेप्ट में हमेशा प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चल के अगला क्वेश्चन जो आया, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि क्या ये जितने शब्द लिखे हैं इसमें गलत स्पेलिंग कौन सा लिखा है, इनकरेक्टली, ठीक है ना। तो इनकरेक्टली फ्लेम का स्पेलिंग सही है, जिसका मतलब होता है लौ या ज्योत। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, चाहे आप चिड़ियों का झुंड बोल सकते हैं या कैटल का झुंड बोल सकते हैं, ठीक है ना, भेड़ों का झुंड बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लड भी सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यही इसी में गलती आपको दिखेगी, ठीक है ना। ये वर्ड एक वर्ड है, अगर आप देखेंगे फ्लोरा, FLOR, फ्लोरा का मतलब होता है वेजिटेशन, ठीक है ना, वेजिटेशन। वेजिटेशन का मतलब होता है वनस्पति जगत या वनस्पति जात, वनस्पतियों की प्रजाति।
उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। और इसी के साथ एक वर्ड अक्सर आता है, याद रखिएगा, फाउना। फाउना मतलब होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो हमारा अगर देखा जाए कि कौन से जगह स्पेलिंग एरर है, तो स्पेलिंग एरर है कहाँ? सी में। और ये करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए ऐसे, FLORA, फ्लोरा। ठीक है ना। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये लिखा हुआ है और कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो एक बार फिर से स्क्रीन पे आप आराम से पढ़ लीजिए। लिखा है डेड बॉडी ऑफ एनिमल, ध्यान से समझना है। कह रहा है कि डेड बॉडी, अरे भाई डेड बॉडी तो मनुष्य की भी हो सकती है और जानवर की भी हो सकती है। इसने बहुत क्लियरली मेंशन किया है डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स। यानी अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। कॉर्प्स, पकड़िएगा, इसको हम बोलते हैं, ध्यान देना, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव का जो शरीर है, मनुष्य का जो डेड बॉडी है, उसे बोलते हैं हम लोग कॉर्प्स। ठीक है ना। क्या बोलते हैं? डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। मानव जाति के, इसको हिंदी में बोलते हैं लाश या शव। ठीक है ना, मनुष्य का। हाँ, और यहाँ पे एक वर्ड है कार्कास। यही आपका आंसर है, जिसका मतलब होता है जानवरों का जो शव है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्कस कहते हैं। ये याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। मनुष्य के डेड बॉडी को, मानव के डेड बॉडी को कॉर्प्स कहते हैं। ठीक है ना। और एनिमल के डेड बॉडी को, ठीक है ना, हम लोग बोलते हैं कार्कास। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बच्चे याद रखना, वो ये होगा, क्या? कार्कस। ठीक है ना। और ये अगर पूछा जाए कि डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो आप कहेंगे कॉर्प्स। डेड बॉडी ऑफ एनिमल, कार्कस। ये बहुत अच्छा सा शब्द है। आज आप देखिए, कैडेंस का मतलब होता है अपनी आवाज़ को एक लय में उतारना चढ़ाना, उतारना चढ़ाना। ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी फिर से वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ गया। कह रहा है द ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की एक ऐसी शाखा which deals with the celestial bodies like star, planets, natural objects in space। कह रहा है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसका संबंध तारों से हो, ग्रहों से हो, जो आकाशीय पिंडों से हो। अब आप बताइए, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम लोग तारों का अध्ययन करते हैं, ग्रहों का अध्ययन करते हैं, आकाशीय पिंड में जैसे धूमकेतु होता है, कॉमेट जिसे हम लोग कहते हैं, इनका अध्ययन करना हो, तो आप आकाशीय पिंडों का स्टडी करने के लिए क्या करते हैं? देखो बेटा, इसके लिए देखो दो वर्ड आया है। ये देखो, ये नॉमी और लॉजी अगर किसी में जुड़ा रहे तो इसका मतलब है कि वो क्या है? स्टडी है, अध्ययन है। अब अध्ययन लिखा है, याद रखना, ASTRO कहीं भी जुड़ा रहे प्रीफिक्स की तरह, तो इसका मतलब होता है स्टार, प्लैनेट्स, कुछ भी। अब यहाँ पे एस्ट्रो दो जगह जुड़ा है, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा। अब दोनों में कौन सा है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी में हम तारों का अध्ययन, प्लैनेट्स का अध्ययन नहीं करते हैं कि मंगल कैसे बना है, मंगल पे क्या पाया जाता है, बल्कि ग्रहों के मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस बात की स्टडी करता है एस्ट्रोलॉजी। और ग्रहों का
अन्य आकाशीय पिंडों के अध्ययन को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। जब आ जाए उनकी स्टडी तो एस्ट्रोनॉमी है। लेकिन अगर ये पूछे कि ज्योतिष, जिसे हम बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र, उसमें हम क्या देखते हैं? हम तो यही देखते हैं ना कि आकाशीय पिंडों का हम मनुष्यों पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना। अभी आप पंडित जी के पास जाएंगे, ज्योतिषाचार्य के पास, तो कहेंगे आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपका शनि कमज़ोर है, ऐसे बताते हैं। तो ये क्या है? शनि, बृहस्पति, ये सब प्लैनेट्स ही तो हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आकाशीय पिंडों का अध्ययन, तो वो है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पे प्रभाव, जिसे हम बोलते हैं ज्योतिष, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो जो क्वेश्चन दिया है उसका करेक्ट ऑप्शन है ये है, ठीक है ना। अच्छा, लगे हाथ, इसको भी पढ़ लो। मिथोलॉजी, मिथोलॉजी मतलब होता है पौराणिक कथाएं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना नहीं, वो कहानी है। बहुत सारे कहानियाँ हम लोग पौराणिक सुनते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं पौराणिक। मीटियोरोलॉजी किसको बोलते हैं? मौसम विज्ञान को। यही लोग होते हैं जो आपको समय पे बता देते हैं कि सुनामी आने वाली है, मौसम बदलने वाला है, तूफान आने वाला है, कब आएगा, साइक्लोन आने वाला है। यही उसके अध्ययन को ये मीटियोरोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों बातों की आपने, चारों बातों को आपने समझ लिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। और कहता है कि ही और फिर ब्लैंक है, अ क्लेवर प्लान टू सेफ गार्ड हिज सेक्रेट। कह रहा है ये कोई व्यक्ति है, पुरुष है, ही लगा हुआ है, तो अब यहाँ खाली स्थान है और आगे लिखा है क्लेवर प्लान, बड़ा ही चतुराईपूर्ण योजना उसने बनाया सुरक्षित करने के लिए। क्या? अपने राज को, अपने सेक्रेट को सुरक्षित रखने के लिए, सेफ रखने के लिए। अब आप सोचिए, उसने अपने राज को सुरक्षित रखने के लिए एक प्लान, तो आप तुरंत कह देंगे सर बनाया। प्लान बनाने के लिए, कोई विशेष खास चीज बनाने के लिए जो चीज हम लोग के सामने आती है, अब प्लान को यार इमेजिन तो करेंगे नहीं ना, हाँ, और प्लान को प्लान तो करेंगे नहीं। एक पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है, और क्रिएट तो प्लान कभी क्रिएट नहीं होता है, ठीक है ना। क्रिएशन अलग चीज होती है। जैसे आप कोई आर्टिस्टिक चीज क्रिएट करते हो, जैसे आप कोई डिजाइन बनाना है तो ये आपका क्रिएशन है, कोई कविता करते हो तो ये आपका क्रिएशन है। लेकिन कोई नई चीज आप अडॉप्ट करते हो, कहीं पे अप्लाई करते हो, तो उसके लिए वर्ड आता है डिवाइस। कोई आइडिया, कोई प्लान, आइडिया को आप क्रिएट नहीं करते, आइडिया को आप डिवाइस करते हैं। तो डिवाइस का बहुत सरल अर्थ है, जैसे हमने कहा, उसने बहुत ही क्लेवर प्लान बनाया। अब ये जो बनाया वाला जो सेंस आ रहा है वो किससे आ रहा है? डिवाइस से, डिवाइस्ड। अब एक स्पेलिंग और यहीं पे याद रख लेना बेटा, डिवाइस। अगर इसका हम बोल दिया जाए तो इसका अर्थ होता है यंत्र, डिवाइस। आप कान में डिवाइस लगाते हो, हेडफोन, वो डिवाइस है, ठीक है ना, मोबाइल डिवाइस है। जितने भी यंत्र, जिसे हम लोग यंत्र बोलते हैं, वो सब क्या है? डिवाइस है। उसकी स्पेलिंग ये है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर को भी हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग याद रखना, ऐसी है, यहाँ CE है। तो ऐसी मतलब कोई चीज अडॉप्ट करना, डिवाइस करना, ले लेना, अप्लाई कर देना, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिवाइस्ड, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। याद रखना बेटा, सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम मतलब होता है पर्यायवाची, इसी की तरह सेम मीनिंग वाले वर्ड। कैसे? सेम मीनिंग वाले वर्ड, ठीक। तो सेम मीनिंग वाले वर्ड क्या है? पहले आपको देख लेना होगा कि मेन वर्ड जो दिया है वो क्या है? एब्सोल्युटली, ठीक है। तो एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? कभी आपने गौर किया है? एब्सोल्यूट से बना हुआ है एब्सोल्युटली। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट,
एब्सोल्युटली का मतलब होता है कंप्लीटली या डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा एब्सोल्युटली। आपसे कहा जाए कि भैया कैसे हो, आप कह देते हो एब्सोल्युटली ओके, मतलब आप एकदम ठीक हो, यानी एकदम डेफिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा, पर्यायवाची होगा, वो क्या होगा? डेफिनेटली। क्या होगा? डेफिनेटली। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो, एब्सोल्युटली का ये जनरली नहीं होगा, सामान्यतः, डाउटफुली, क्वेश्चनेबली, ये सब कुछ नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डेफिनेटली, यानी निश्चित रूप से। तो कोई चीज़ जब एब्सोल्यूट हो जाती है ना, तो वो निश्चित हो जाती है। जैसे अब आप घटना चक्र के प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन क्या हो जाएगा? आपका सिलेक्शन हो जाएगा डेफिनेट, एब्सोल्यूट हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देखते हैं। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड सफरिंग। बहुत शानदार, बढ़िया वर्ड है। कह रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है भाई। इस पूरे के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? कह रहा है कि ऐसी काल्पनिक आदर्श समाज जो दुखों और गरीबी से, कष्ट से, पीड़ा से, तकलीफ से, गरीबी से मुक्त हो। ऐसा समाज, आदर्श समाज जो गरीबी से, पॉवर्टी, सफरिंग से, कष्ट, पीड़ा, दुख, तकलीफ, इनसे मुक्त समाज हो, उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी में एक वर्ड आपने सुना होगा बेटा, राम राज्य। राम के राज्य में अगर हम बोलते हैं ना, यहाँ तो राम राज्य है, यानी वहाँ न गरीबी है, न दुख है, न कष्ट है, न पीड़ा है, न तकलीफ है। तो राम राज्य, इस पूरे बात के लिए एक शब्द आएगा जिसका नाम है राम राज्य। और राम राज्य जो शब्द है उसकी इंग्लिश होती है यूटोपिया। क्या होगा? यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है ऐसे काल्पनिक आदर्श समाज जहां पे किसी प्रकार का गरीबी या दुख तकलीफ ना हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? यूटोपिया। ठीक है ना। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, जन्नत। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है शी मेड द चिल्ड्रन टू क्लीन देयर रूम प्रॉपरली। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन। अब देखो कह रहा है कि क्या अगर इस पार्ट में गलती है तो कौन से पार्ट को हम लोग, देखो ज़्यादा बड़ा लाइन खींच दिया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि आपका लाइन होना चाहिए केवल ये यहाँ तक। चलिए मैं खींच देता हूँ, आप लोग केवल इसी को समझिएगा, बाकी सही है, बाकी में कोई गलती नहीं, केवल यही तक आप आंसर को समझिएगा कि इसी में ग्रामेटिकल एरर हो सकता है और नहीं भी। अगर आपको लगता है कि हाँ है तो नीचे दिए गए ऑप्शन को सिलेक्ट करते। देखिए मैं बताता हूँ, गलती आपका यहाँ है, यहाँ पे केवल इतने पार्ट में, और होना क्या चाहिए? यहाँ पे क्लीन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो मेक एक कॉजेटिव वर्ब है, ये जब भी सब्जेक्ट बन के आएगा ना, अपने बाद क्या लेगा? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है बेटा? आपको बताता हूँ मैं। देखो वैसे इन्फिनिटिव किसको कहते हैं? इन्फिनिटिव का मतलब होता है नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट है ये, 2+V1। ध्यान से समझना, ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2+V1 को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव या फुल इन्फिनिटिव। लेकिन जब इसी 2+V1 के पहले से हम 2 हटा देते हैं और केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटिव विदाउट 2 या बेयर इन्फिनिटिव। कुछ मेन वर्ब्स ऐसे होते हैं जैसे मेक हुआ, लेट हुआ, हियर हुआ, ठीक है ना, हियर HEAR, ठीक, वॉच हुआ, फील हुआ, हेल्प हुआ, इनके बाद हमेशा इन्फिनिटिव आएगा। और वो कैसा इन्फिनिटिव आएगा? बिना टू को। क्या अगर आप थोड़ा मोड़ा इंग्लिश बोलते होंगे या लिखते होंगे तो आप हमेशा ऐसे बोलते हो, आप कभी ऐसे नहीं बोले होंगे लेट मी टू गो, आप हमेशा बोलते हैं लेट मी गो, ठीक है ना। लेट अस टू प्ले आपने कभी नहीं बोला होगा, आपने हमेशा बोला होगा लेट अस
प्ले, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेक, मेक के साथ इन्फिनेटिव बेयर आएगा, इसलिए यहाँ पे क्लीन आएगा, टू इसके पहले से हटा दिया गया है। शी मेड द चिल्ड्रन क्लीन देयर रूम प्रॉपरली, उसने बच्चों से कमरे को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करवाया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट स्पेलिंग यहाँ देखते हैं, CLOZD, क्लोज टेस्ट। इसमें होता क्या है, नॉर्मली एक पैराग्राफ दिया जाता है जिसमें बहुत सारे खाली स्थान बने होते हैं। ये देखो 1 2 3 4 ऐसे करके खाली स्थान होते हैं। हर खाली स्थान की नंबरिंग कर दी जाएगी, ये देखिए नंबरिंग कर दी गई है, हाँ। और हर खाली स्थान को भरने के लिए देखो, ये कह रहा है कि ब्लैंक, ब्लैंक माने खाली स्थान, ब्लैंक नंबर 1 को भरने के लिए 4 वर्ड दिया हुआ है। और आपसे कहा जाएगा कि देखो आप इनमें से चारों शब्दों में से पैराग्राफ के सेंस के हिसाब से जो वर्ड फिट बैठे वो यहाँ लगाइए। अब एग्जामिनर आपके वोकैबुलरी की समझ को चेक करना चाहता है, वो ये देखना चाहता है क्या आपको शब्दों का सही प्रयोग पता है। आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया, अब उसमें कौन सा वर्ड फिट बैठेगा ये आपको लगाना है। तो चलो इसमें देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं। जब भी पढ़िएगा ना तो ब्लैंक के पहले और बाद की चीज़ों को पढ़ेंगे तभी आपको आइडिया लगेगा। देखिए लिखा हुआ है प्रोड्यूसिंग सिल्क, सिल्क का उत्पादन करना। इसके बाद देखो डैश आ गया खाली स्थान में, प्रोसेस प्रक्रिया है। डिमांड्स क्लोज अटेंशन, कह रहा है कि सिल्क का उत्पादन करना एक ऐसी प्रक्रिया है जो ये मांगती है उसमें बहुत ही आपका गहरा ध्यान होना, अटेंशन होना चाहिए, बहुत मतलब बहुत क्लोज अटेंशन के साथ। अब यहाँ पे वर्ड दे दिया वर्दी, फिल्दी, लेंदी, फ्रॉदी। यहाँ पे वर्दी का मतलब होता है एबल, काबिल, तो यहाँ पे ये फिट वर्ड बैठेगा नहीं कि सिल्क का उत्पादन करना योग्य प्रोसेस है, काबिल प्रोसेस है, ये भी सेट नहीं है। फिल्दी का मतलब होता है बेहद गंदा, अश्लील, तो ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। लेकिन लेंदी यहाँ लिखा हुआ है तो लेंदी वर्ड यहाँ पे ज़्यादा फिट बैठ रहा है और यहाँ पे हो जाएगा कि सिल्क का उत्पादन एक लेंदी यानी लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए क्लोज अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, 16 नंबर। अब आते हैं इसी में अगला क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। जरा सा देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों ने लेंदी तो भर लिया था, अब कह रहा है कि ब्लैंक नंबर 2 को भरिए। अब इसे भरने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाल दिया था, लेंदी, हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि ऑप्शन मुझे बदलना था, ऑप्शन दिखाना था आपको, इसलिए मुझे आगे बढ़ना पड़ा। देखो, प्रोड्यूसिंग सिल्क इज अ लेंदी प्रोसेस एंड डिमांड क्लोज अटेंशन। फर्स्ट, क्वालिटी फीड फॉर द सिल्की वॉर्म्स नीड्स टू बी डैश। अब आप कह रहा है कि क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म मतलब बेटा वो कीड़े होते हैं जो सिल्क बनाते हैं, जो रेशम को बनाते हैं। आपको मालूम होगा तो रेशम जो होता है वो कीड़ों द्वारा उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। रेशम के कीड़े होते हैं, उनको मलबरी या ऐसे आप समझिए शहतूत के पेड़ों पर पाला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम उनको क्वालिटी फीड, वो जो कीड़े हैं अगर उनको हम अच्छा खिलाएंगे तो नीड्स टू बी डैश, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, अगर क्वालिटी फीड फॉर द सिल्क वॉर्म नीड्स टू बी। अब अगर अच्छी क्वालिटी का हमें रेशम चाहिए तो कीड़े भी हमारे कैसे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी के कीड़े हों इसलिए उनकी जो फीडिंग है, उनके खाने की व्यवस्था और यानी जगह उनके रहने की अच्छी होनी हुई। तो क्वालिटी फीडिंग अगर अच्छी होगी सिल्क वॉर्म को
तो उसके लिए ज़रूरी है नीड्स टू बी कल्टिवेटेड, उनकी ऐसी व्यवस्था की जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? कल्टिवेटेड। कल्टिवेटेड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है ना। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया। अब कह रहा है कि ब्लैंक नंबर 3 को भरिए। तो ब्लैंक नंबर 3 यहाँ है। आगे तो यहाँ पे लेंदी आया, यहाँ पे कल्टिवेटेड आया। देन आगे कह रहा है द वॉर्म्स नीड टू बी केयरफुली हैंडेड रियर्ड। कह रहा है कि वो जो वॉर्म्स हैं, कीड़े हैं, कौन से? इसके रेशम के, उन्हें बहुत ध्यान से हैंडल किया जाना चाहिए। ऐसे कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल, अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया फेलिसिटेशन, एक्सिलरेशन, कंडीशंस, ऑब्स्ट्रक्शन। बेटा अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे एनवायरमेंटल के साथ एक वर्ड ज़्यादा फिट बैठ रहा है, जिससे हम बोलते हैं क्या? कंडीशन। क्या आएगा? एनवायरमेंटल कंडीशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, कह रहा है ब्लैंक नंबर 4 को भरिए। हम आते हैं तो यहाँ कंडीशन आ गया था टिल द प्यूपा। प्यूपा जानते हैं क्या होता है? कीड़ा बनने के पहले लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा बनता है, उसके बाद कीड़े का रूप लेता है। प्यूपा यही प्यूपा जो होता है ना, यही तैयार करता है रेशम। प्यूपा स्पिन द सिल्क cocoons, the silk is extracted, extracted मतलब निकाला जाता है, रेशम को निकाला जाता है by human hand, मनुष्य अपने हाथों से उसको निकालता है, उसका कोई मशीन नहीं बनता है, क्योंकि ये कीड़े उसमें लगे रहते हैं तो हटाना होता है। ह्यूमन हैंड एंड डैश वोवन, वोवन मतलब उसे सिला जाता है, बुना जाता है कपड़े के रूप। वुमेन इनटू फैब्रिक, फैब्रिक मतलब उसे कपड़े के रूप में, सिल्क को पहले निकाला जाता है, उसका थ्रेड बनाया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? वोवन इनटू फैब्रिक, तब उसके कपड़े तैयार होते हैं। तो यहाँ बीच में खाली स्थान आ गया 4, और यहाँ पे ओनली आया है, बट आया है, देन आया है, देन। देखो बेटा देन THAN तब आता है जब हमें किसी से तुलना करनी हो, जैसे मैं कहूँ आई एम टॉलर देन यू, तो यहाँ तो तुलना उलना हो नहीं रही है। लेकिन एक बात जरूर कह रहा है कि द सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड बाय ह्यूमन हैंड एंड, कह रहा है कि मनुष्य द्वारा, मनुष्य के हाथों से उसे निकाला जाता है और तब उसे बनाया जाता है। यानी आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? ये वाला देन चाहिए। तब आगे देन, पहले निकाला जाएगा, देन मतलब बाद में, फिर उसे फैब्रिक में किया जाएगा। आगे देखते हैं 5th नंबर में क्या भरने के लिए हमें मिला हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर ब्लैंक नंबर 5 में आप ये डालिए। तो ब्लैंक नंबर 5 में हम लोग को क्या क्या मिला हुआ है देख लेते हैं। द ट्रेडिशनल हैंडलूम, अगर आपने ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक हैंडलूम को बनते हुए देखा, सिल्क ऑलवेज स्कोर्स ओवर द पावर लूम्स इन देयर इंडिविजुअलिटी, कैरेक्टर एंड डैश ब्यूटी। अगर आप देखा जाए बेटा तो ये ट्रेडिशनल पैटर्न की बात कर रहा है, तो यहाँ सबसे बेस्ट जो वर्ड आएगा वो क्लासिक आएगा, ठीक है ना। क्लासिक ब्यूटी, क्लासिक ब्यूटी वो होती है जिसमें कल्चर समाया होता है, मतलब ऐसी सुंदरता जहाँ पे, जैसे आप देखते होंगे असम साइड, नॉर्थ ईस्ट जाइए तो वहाँ की क्लासिक ब्यूटी अलग होता है, वहाँ के तौर तरीके, रहन सहन, जो जिस चीज़ में दिखाई पड़े वो क्लासिक ब्यूटी है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लासिक ब्यूटी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा आज का क्वेश्चन, ये रहा आज आपके सामने। आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस आपके काम की रही होगी। और आज के सेशन के साथ इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले टर्न में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।